कोई समझाएगा कि सब कुछ सही होने के बावजूद ये गिफ्ट निफ्टी इतना लाल क्यों दिख रहा है, यूएस के मार्केट में इतनी सेलिंग क्यों हो रही है? आज की डेट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हो रहा है दिसंबर 13 2025। अगर आप मार्केट के हेडलाइंस देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, चाहे आप सीएनबीसी देखें, जी बिजनेस देखें, ब्लूमबर्ग देखें, इकोनॉमिक टाइम्स देखें, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज एक तरफ डाउ जोन्स वैल्यू ओवर ग्रोथ की बात करते हुए राइज कर रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ टेक जाइंट जैसे कि ओरेकल हो गया, ये लोग क्रैश कर रहे हैं। इंडिया में निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन रुपी 90.51 के हिस्टोरिक लो को टच कर रहा है। तो मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबली ऐसे कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं जिसके चक्कर में कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी आप जो चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो या उसके साथ स्नैक्स खा रहे हो, उसको थोड़ी देर साइड में रखो और ध्यान से इस वीडियो को सुनो। कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर करना। देखिए, हम अभी क्या विटनेस कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एरा के अराउंड पॉज है। इसको रेजीम चेंज कह सकते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी में। आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रहे हैं चार्ट्स पे, लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स एनालिसिस के बेसिस पे। मैंने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स को स्टडी करा, ऑलमोस्ट 130 140 डेटा पॉइंट्स, और उससे पता लगा कि भाई बैंक ऑफ जापान की जो एग्रेसिव पिवट है, जो कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी चीजों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जापान में क्या हुआ। जापान में आया हुआ है एक ब्लैक स्वैन इवेंट। ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं एलिफेंट इन द रूम, तो हमको समझ में आता है कि हर कोई ऑब्सेस्ड है यूएस की फेड रेट कटिंग से। और ये फेड रेट कटिंग आई है 25 बेसिस पॉइंट की, ऑलमोस्ट 3.5 से 3.75% के बीच में। मार्केट खुश हो रहा है कि फेड रेट कट कर रहा है, लेकिन रियल डेंजर इस सवाल पे वॉशिंगटन डीसी से है ही नहीं, यूएसए से है ही नहीं। रियल डेंजर आ रहा है टोक्यो से। डिकेड से जापान दुनिया का चीपेस्ट एटीएम रहा है, ऐसा मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में भी बताया है। इसे हम फाइनेंस की दुनिया में येन कैरी ट्रेड कहते हैं। बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जापान से 0% इंटरेस्ट पे पैसा उठाते थे और उससे यूएस के टेक स्टॉक्स, ध्यान रखिएगा, टेक स्टॉक्स या फिर इंडिया की निफ्टी में इन्वेस्ट करते थे। सस्ते में उठाते थे जैसे ब्याज में, और उसके बाद इस तरह से निवेश करते थे। लेकिन अब वो गेम ओवर हो चुका है। देखिए, डेटा देखें तो आपको क्या समझ में आता है कि दिसंबर 2025 में बैंक ऑफ जापान, जिसको कि बीओजे कहते हैं, ने पॉलिसी रेट बढ़ाकर 0.75% कर दिया है, जो 1995 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। लेकिन जो डेटा पॉइंट मार्केट इग्नोर कर रहा है और जो सबसे ज्यादा स्कैरी है वो है 30 ईयर जेजीबी का डेटा, जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड। वो पियर्स हो चुका है 3.39% पे। और ये क्यों मैटर करता है हम सबको जो इंडियन स्टॉक मार्केट से डील करते हैं? समझिए, जापानीज पेंशन फंड्स और इंश्योरर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं। जब उन्हें अपने देश में रिस्क फ्री 3.39% मिल रहा है, तो वो दुनिया भर से यूएस ट्रेजरी से, इंडियन बॉन्ड से पैसा निकालकर वापस जापान ले जाएंगे ना। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को रिस्क फ्री 4% कहीं पर मिलेगा बिल्कुल रिस्क के बिना, तो मैं वहां पर वापस पैसा ना लगाऊं। सेम चीज वो करेंगे। इसको कहते हैं ग्रेट रिपार्टेशन। जी हाँ, हम सिजर्स इफेक्ट की अगर देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? एक तरफ यूएस फेड रेट कट कर रहा है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट गिर रहा है, दूसरी तरफ बैंक ऑफ जापान रेट्स बढ़ा रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ रहा है। जब फंडिंग कॉस्ट बढ़ती है और रिटर्न कम हो जाता है तो लेवरेज कोलैप्स हो जाता है। याद रखिए, द मैसिव एफआईआई सेलिंग जो आप लोगों को इंडिया में दिख रही है, जहां एफआईआई ने सिंगल सेशन में 3453 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। द कैरी ट्रेड इज अनवाइंडिंग और लिक्विडिटी कहीं ना कहीं सकआउट हो रही है ग्लोबल सिस्टम से। क्रिप्टो पे इसका क्या असर आ रहा है, चलिए एक बार स्क्रीन पे हम समझते हैं, और इसके लिए हम उपयोग करेंगे डेल्टा एक्सचेंज की। अभी अपन आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज के स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एज यूजुअल मैं आपको बता दूं कि लिंक दे दिया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर अपना अकाउंट खोलते हैं डिस्क्रिप्शन से, उनको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में जब हमने लेवल की बात करी थी, हमने नीचे के साइड पे $90,000 की बात करी थी। और याद रखिए, मैं एट प्रेजेंट जो भी बात कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, मैं बात कर रहा हूँ सीधे फ्यूचर प्राइसेस की। तो नीचे के तरफ पे $90,000 और ऊपर के तरफ पे $95,000 का एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। नीचे मैंने एक और चीज कही थी कि कहीं 86 87 85 टू 87 आप पकड़ लो, 85 से $87,000 का अगर लेवल
नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाता है तो एक फॉल आएगा जो उसको 74 75 तक भी लेके जाएगा ऑलमोस्ट। मैं लेवल आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखिए मैं ये वाला लेवल बोल रहा हूँ 84 85,000 तो गिरेगा। ये वाला जो कैंडल एज ऑफ नाउ, इसको मैं मान लीजिए 1 घंटे का करता हूँ, ये बैंक ऑफ जापान के अनाउंसमेंट के बाद देखे ये एक सडन यहाँ पर आया जिसमें काफी सारे लोगों की पोजीशंस लिक्विडेट भी हुई। जिन लोगों ने ये सोचा कि काम करते अपन आंख बंद करके यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बना लेते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। देखो यार, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज कही थी कि एट प्रेजेंट, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि रिमाइंडर आपको रहे, इथेरियम आपके लिए एक बेटर प्ले होगा अगर आप कहीं भी किसी पॉइंट पे एज अ स्कैल्पर एज अ ट्रेडर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को एक पोजीशन बनानी है टुवर्ड्स अ लॉन्ग साइड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इथेरियम कहीं ना कहीं 3000 3050 डॉलर के आसपास एक सपोर्ट लेने के तत्पश्चात थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन देखता हूं तो बिटकॉइन पे मेरे को रिलेटिव वीकनेसेस थोड़ी ज्यादा दिखती है, क्योंकि बिटकॉइन के पास पोजीशन कवर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है। मतलब देखिए इमीडिएटली 84,000 डॉलर्स का लेवल है। वहीं पर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम एटलीस्ट हमको एक 34 ये वाला 3000 डॉलर से लेके आपको 2900 डॉलर्स के बीच में एक एक डिसेंट सपोर्ट देता है। तो अगर लॉन्ग करने का सोच भी रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3000 डॉलर के आसपास इथेरियम पे। वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। स्कैल्पर्स लोगों को मौका बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको देखोगे गैप फिलिंग के लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। गैप तो नहीं हुई है बट हाँ, फिलिंग के लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। जो मुझे लगता है इथेरियम एटलीस्ट 3180 3200 डॉलर्स को एक बार टेस्ट करना चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है क्रिप्टोज में बिटकॉइन थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। कुछ लोग ये अगर जानना चाहेंगे कि सोलाना का क्या किया जाए, तो देखिए सोलाना अगेन एक बहुत रिस्की ट्रेड हो जाता है। जैसे कि जब हम कमोडिटीज में बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है गोल्ड अगर गिरेगा तो सिल्वर भी गिरेगा, लेकिन गोल्ड अगर बढ़ेगा तो सिल्वर भी बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड अगर 10% बढ़ेगा तो सिल्वर उसी समय पे 20 से 25% भी बढ़ सकता है। लेकिन गिरने के टाइम पे भी सेम होगा, गोल्ड 10-15% गिरेगा तो सिल्वर 20-30% भी गिर सकता है। सेम हैपेंस विद ऑल द अदर दिस थिंग लाइक सोलाना। अच्छा, अगर नए कॉइन्स में अगर आप लोग बोल रहे हो, नए मतलब इन द सेंस जो थोड़े छोटे कॉइन्स में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार भैया वहां पर आपको कहां पर लग रहा है कि जहां पर हम थोड़ा सा एक वो बना सकते हैं, तो आप डोज पे अपनी नजर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकवरी ऑल्सो डोज एक अच्छा लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। आप यहां पर भी देखेंगे, अगर मैं छोटे चार्ट से भी बनाता हूं तो कहीं ना कहीं आप एक एक्सटेंडेड सपोर्ट मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपके पास दो तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज डोज कॉइन पे बन जाती हैं दोस्तों, पहला या तो ये रिस्पेक्ट करता है इस लाइन को, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर अभी भी कहीं थोड़ा सा माइनर डिप मिलता है और वहां पर आप पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, 0.139734 से लेके 0.140 आपका इमीडिएट टारगेट बन सकता है और स्टॉप लॉस आपका 0.137756 के आसपास आ सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सच में लॉन्ग खेलना ही है थोड़ा बहुत, तो डोज आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देगा। अगर बड़े कॉइन्स पे खेलना है तो इथेरियम आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, रादर देन कि आप लोग ट्राई करें इन समथिंग लाइक बिटकॉइन। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए ये व्यू है। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने जल्दी मैं अपने व्यूज टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहूंगा। अब चलते हैं वापस स्क्रीन के बाहर और समझते हैं क्या ये सीन चल रहा है बैंक ऑफ जापान वाला। एनीवेज, एक और सिनेरियो देखते हैं, एआई बबल का रियलिटी चेक। जब मैं ओरेकल की बात करता हूं और बाकी सबकी चीजों की, देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसकी हम बात करें, पिछले 3 सालों से मार्केट में एक ही नैरेटिव पे उसको चलाया जा रहा है कि एआई विल चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल देगा, नौकरियां खा जाएगा, एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही थी एनवीडिया के चिप्स पे और डेटा सेंटर पे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर बीसीजी की रिपोर्ट्स देखा जाए तो वो क्या कहते थे कि एआई प्रोडक्टिविटी बूम लाएगा, बट दिसंबर 2025 में रियलिटी ने हिट किया। आप स्टॉक्स देखिए, ओरेकल यूएस की अगर मैं बात करूं, ओरेकल का स्टॉक 14% गिरा पड़ा हुआ है ऊपर के टाइम से। ब्रॉडकॉम जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है वो करीब 5 से 6% गिरा हुआ है। इवन हैवी वेट्स की बात करूं जैसे एनवीडिया, वहां पर भी जो रैलीज चल रही थी वो फेड हो रही है। और ऐसा क्यों हो रही है? बिकॉज ये स्टॉक्स क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है डिस्पाइट बीइंग ग्रोथ? बिकॉज यहां पर एक मेट्रिक को हमको देखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मार्केट अब सवाल ये पूछ रहा है कि आपने $100 बिलियन के जीपीयू तो खरीद दिए, बट वेयर इज द प्रॉफिट, मुनाफा कहां है?
आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडकॉम के रिजल्ट्स ने ये सिंपल सा शो कर दिया कि नॉन एआई सेमीकंडक्टर जैसे ब्रॉडबैंड और ट्रेडिशनल नेटवर्किंग वीक हो रहे हैं। तो वो जो एआई रेवेन्यू इज ग्रोइंग, वहां पर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन कैपेक्स बहुत बड़ा लग रहा है, तो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, मतलब पैसा बहुत जा रहा है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। रिपोर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट 95%, सही समझ रहे हैं, 95% ऑफ सेमीकंडक्टर वैल्यू इज करेंटली एट द रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्केल डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एआई। मतलब आपको समझना पड़ेगा वैल्यूएशन वहां पर बहुत ज्यादा जा रही है जो जस्टिफाई नहीं हो रही है। ये वही सिचुएशन हो रही है जो 2000 के डॉट कॉम बबल में सिस्को और इंटेल के साथ हुई थी। ग्रेट टेक्नोलॉजी थी उस समय पे लेकिन हॉरिबल वैल्यूएशंस हो रहे थे। तो अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि एआई बेकार है, लेकिन वैल्यूएशंस जिस पे वो ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है। देखिए इन्वेस्टर्स इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो लिमिट लगा रहे हैं। स्पेसिफिकली वो कहीं ना कहीं जैसे आप देखेंगे तो पावर ग्रिड के कंस्ट्रेंट्स पे ये थोड़ा सा काम करे। अमेरिका और यूरोप में डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बिजली ही नहीं बची है अभी इतनी ज्यादा कि वो डेटा सेंटर चला सके। और जब ओरेकल 14% गिरता है तो ये सिग्नल ये देता है ग्लोबली कि स्मार्ट मनी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट को अब रिजेक्ट कर रही है और वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रही है। इंडियन कंटेक्स्ट की अगर मैं उसको डिटेल में विश्लेषण करके बताऊं कि भैया आप तो ये बता रहे हो ओरेकल में ये हो गया, बाहर के कंपनी सिस्को इंटेल ये सब के बता रहे हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है वो तो बताइए। तो हम डीकपल हो गए हैं, ऐसा आपने बहुत बार नरेटिव सुना होगा कि एफआई बेच रहे हैं तो क्या हुआ, डीआईआईज जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो खरीद ही रहे हैं ना। लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखिए, हमको हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए एफआईआई एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो अर्ली दिसंबर 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली नेट सेलर्स बन गए। सिर्फ कैश मार्केट में नहीं, डेरिवेटिव मार्केट में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं और ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ की है। करेंसी शॉक की अगर मैं बात करूं तो रुपी ऑलरेडी साइकोलॉजिकल मार्क 90.51 पर डॉलर को ब्रीच कर चुका है, जो कि हिस्टोरिक लो है। इतिहास में इतने सालों में इतना लो कभी नहीं बनाया था। अब आप सोचिए अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो करेंसी हिस्टोरिक लो पे क्यों है? रीजन क्लियर है भैया, एफआईआई के आउटफ्लो आप देखिए, डॉलर देश से बाहर जा रहा है, येन का एप्रिसिएशन हो रहा है, जापान का येन स्ट्रांग हो रहा है, जिससे कि एशियन करेंसीज पे कहीं ना कहीं ढेर सारा प्रेशर पड़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो हम जापान से हैवी मशीनरी और स्टील इंपोर्ट करते हैं। जब येन महंगा होता है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। डीआईआई का डिफेंस आप देखिए कि डीआईआई ने नवंबर में, सिर्फ नवंबर की बात करो, नवंबर 2025 की 16,600 करोड़ रुपीस की बाइंग की, कितनी 16,600 करोड़ की। रिटेल इन्वेस्टर सिप्स के थ्रू हर महीने पैसे डाले जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक लिक्विडिटी मिसमैच आना शुरू हो गई है। एफआईआई सेल कर रहे हैं लिक्विड लार्ज कैप्स अब, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। रिटेल डीआईआई बाय कर रहे हैं इलिक्विड मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। इसलिए आप लोग कसम से कमेंट्स में बताओ कि मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे, आपका पोर्टफोलियो कहां पर है, कमेंट्स में बताओ। आपको इससे समझ में आएगा कि ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या हो रही है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी बड़ा शॉक आ जाता है, लेट्स से कोई सिस्टमैटिक फेलियर हो जाता है जापानीज बैंक का, तो एफआईआई की सेलिंग इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी कि डीआईआई के पास इतना कैश ही नहीं होगा कि वो हर बार उस सेलिंग वेव को अब्सॉर्ब कर सकेगा। याद रखिए लास्ट एक साल में जितना भी आप लोग बोल लो कि यार देखो मार्केट ऐसा चला इतना चला, मार्केट ने ओवरऑल कुछ रिटर्न तो दिया ही नहीं। स्पेसिफिक कुछ कुछ स्टॉक्स थे, टाइमली किसी ने बाय किया तो बनाया, अदरवाइज ओवरऑल मार्केट ने तो आपको रिटर्न ही नहीं दिया है ना। टेक्निकली आप देखिएगा अक्टूबर 2024 में मैंने कहा था कि एक अच्छा खासा एक डिप आएगा, उसी के बाद आप जाके चार्ट्स पे चेक कीजिए 2026 के स्टार्टिंग 25 की स्टार्टिंग तक हम ऑलमोस्ट ऊपर से 15%, 10-15-12% गिर गए थे। तो आप समझिए हमें वैल्यूएशंस को इग्नोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए। आज दिसंबर 2025 में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स का पी रेशियो 26.8 है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इमर्जिंग मार्केट के साथ तो वो 16.5x पे है। इंडिया ट्रेड कर रहा है 63% प्रीमियम एज कंपेयर टू जितने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो आपको ये पूछना चाहिए कि इस प्रीमियम के लिए क्या ग्रोथ जो हमको दिखाई जा रही है वो जस्टिफाइड है? इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बट क्या ये 63% बेटर है हमारे बाकी इमर्जिंग देशों से, जैसे ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, स्पेशली जब ग्लोबल डिमांड स्लो हो रही है। एक और फैक्टर आप समझो, सेमीकंडक्टर और जो ऑटो सेक्टर का सप्लाई चेन है। देखिए इंडियन ऑटो सेक्टर स्पेशली कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, ये जापान पे बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंड करती हैं कंपोनेंट्स के लिए। ऑब्वियसली जब येन स्ट्रांग होता है जिस किसी के कारण, जैसे बीओजी के हाई के कारण, तो इन इंडियन कंपनीज की
इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं। मार्केट्स अभी इस इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन को प्राइस इन ही नहीं कर रही है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो अब सवाल ये होता है कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, हम यहां से कहां जाएंगे दिसंबर 2025 से जब हम 2026 पे एंटर कर रहे हैं। अभिषेक भाई आप ये बताइए वहां पर क्या होगा। देखिए अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो कुछ सिनेरियोज निकल के आते हैं। पहला चीज, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंप्रेशन का होगा, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जो बीओजी का 0.75% रेट को होल्ड करेगा, जिसके चक्कर में ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज्यादा टाइट रहेगी और इंडियन मार्केट्स में टाइम करेक्शन आएगा। याद रखिए टाइम करेक्शन मैं कह रहा हूं। निफ्टी रिटर्न्स कहीं ना कहीं फ्लैट ऑलरेडी रही हैं, फ्लैट टू नेगेटिव थोड़ी बहुत रहेंगी आने वाले 6 महीनों में। जो फ्रॉथ है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स जितना नहीं गिरोगा, आपके स्मॉल कैप स्टॉक 40-40, 30-30% ऊपर से गिरे होंगे। वो फ्रॉथ धीरे धीरे गायब किया जाएगा। रुपी सेटल डाउन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए करीब 91-92 के आसपास, जिससे इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे। लेकिन इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा तो क्या किसको फायदा होने वाला है? आईटी सेक्टर को फायदा होने वाला है। आपको ये से समझना पड़ेगा। देखिए एक और चीज हो सकती है कि जापान में अगर यील्ड्स 4% क्रॉस करेगी तो हम एक 2013 स्टाइल के टैंट्रम देख सकते हैं। मैसिव अनवाइंडिंग होगा येन कैरी ट्रेड में। इस सिनेरियो में यूएस टेक के जो स्टॉक्स है और इंडियन स्टॉक्स में करेक्शन आएगा और वो मतलब हमारे मार्केट को ऊपर से 4 से 5% का करेक्शन दिखा सकता है, विच इज नॉट वेरी बिग, बट हाँ 4 से 5% तो आराम से दिखा सकता है। और सब कुछ साथ में, सारे एसेट्स, गोल्ड भी अकेला एक हेज बच जाएगा, बाकी सारी चीजें गिरेंगी। इवन क्रिप्टो में मेरे को वहां पर फॉल दिखेगा। फेड एग्रेसिव कट्स करे और ग्लोबल डिमांड अगर वापस आए तभी जाके यहाँ पर बाउंस बैक आएगा, लेकिन इस सिनेरियो के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2026 2025 में मुझे जो लग रहा है आने वाले कुछ दिन में आपको थोड़े से डिप्स तो फॉर श्योर देखने मिलेंगे। आप लोग भले ही, अब आई डोंट नो, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12-13 के आसपास, तो अगर आप किसी भी डेट पे इसके बाद देख रहे हैं दिसंबर में, तो कमेंट्स में जरूर बताएगा क्या आपको ये चीज देखने मिली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। टाइमली अपडेट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ इसी तरह टाइमली अपडेट के लिए। और जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा और जो लोग भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उन्हें फ्री ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है, क्रिप्टो ग्रुप का, तो जाके बिल्कुल चेकआउट कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एज वेल एज कीप ट्रेडिंग।